हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ईएम वेव्स। और ये वीडियो आपका वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसके अंदर इसकी हम कंप्लीट डिटेल्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं, सारे डेरिवेशंस करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का वेटेज जो है आपका होने वाला है 2 से 3 मार्क्स, यानी 3 मार्क्स के अराउंड इसका क्वेश्चन आता है। और अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखा है तो आपका वो 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, कोई नंबर नहीं कटने वाला अगर आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आएगा, वो आएगा ईएम वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हमें डेफिनेशन की बात करनी है। तो नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड से, मैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड से, और वेव्स यानी एक ऐसी वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है, यानी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड भी होने वाला है, और दोनों वेव साइन वेव की फॉर्म में होंगे, साइनोसॉइडल होंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों क्या होंगे? साइनोसॉइडल होंगे, साइन वेव की फॉर्म में होंगे, और दोनों एक दूसरे के क्या होने वाले हैं? परपेंडिकुलर होने वाले हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। और साथ के साथ दोनों एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर होंगे और इसके अलावा दोनों क्या होंगे? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। एंड जिस डायरेक्शन के अंदर वेव जा रही होगी उस डायरेक्शन के भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। यानी इसके अंदर हमें मेनली 3 चीजें पता लगी। फर्स्ट तो हमें पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेकंड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, और थर्ड होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही होगी, वेव जा रही होगी, और तीनों एक दूसरे के क्या होने वाले हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने वाले हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है? Electromagnetic waves are those waves in which electric field and magnetic field vectors changes sinusoidally and are mutually perpendicular to each other। कि साइनोसोडल होते हैं दोनों चेंज हो रहे होते हैं साइनोसॉइडली, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और इसके साथ साथ वो क्या होते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के भी क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। यानी हमें 3 चीजें इसमें पता लगी कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, और थर्ड हमारे पास है वो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर आप बोल सकते हो कि अगर एक एक्स में है दूसरा वाई में होगा तो तीसरा किस में होगा? जेड में होगा। यानी अगर मैंने मान लिया कि मान लो आपके पास वेव जो है, वेव की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई एक्सिस के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर होगा? मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अंदर होने वाला है। यानी तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने वाले हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, कि ईएम वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो हमें तीनों चीजें हमें ग्राफ के अंदर शो करनी है। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना लेता हूं कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास जेड एक्सिस है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, वो मान लेते हैं किसके अंदर है? वो है एक्स एक्सिस के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसीडर कर लेते हैं हमारा किसके अंदर है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अंदर है। और मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर कंसीडर कर लेंगे? कैपिटल बी। मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेते हैं होने वाला है किसके अंदर? जेड एक्सिस के अंदर। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे होने वाले हैं? साइन वेव की फॉर्म में होने वाले हैं, साइनोसॉइडल होने वाले हैं दोनों। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे बोला कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स के अंदर तो हमारे पास क्या होने वाली है? ये तो होने वाली है आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वाई एक्सिस के अंदर आपका साइनोसॉइडल क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। तो देखो साइन वेव की फॉर्म में ऐसे,
ये वाई एक्सिस के अंदर आगे भी आप बना सकते हो, मैं बस एक ऑसिलेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होगी ये पॉजिटिव वाई के अंदर इस तरीके से, और ये नेगेटिव वाई के अंदर भी जा रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्स में जा रही है डायरेक्शन ऑफ वेव, वाई के अंदर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वाई में साइनोसॉइडल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर होगा, जेड में। जेड का मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड, इनटू द बोर्ड, बोर्ड के अगर रेफरेंस में बात करोगे तो इनटू द बोर्ड और आउट ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जेड में बनाओगे डायरेक्शन कैसे बनेगी, तो यहाँ पे देखो मैंने ये कंसिडर कर लिया कि ये देखो ये जेड है, इसी फॉर्म में बनाते हैं, ये आपके पास जेड है, ये देखो ये आपके पास पॉजिटिव जेड है, ये कैपिटल बी, और ये आपके पास नेगेटिव जेड है, कैपिटल बी। यानी आपके पास तीन चीजें इसके अंदर है, वेव जा रही है एक्स के अंदर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव वाई के अंदर, साइनोसॉइडल वाई के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इनवर्ड और आउटवर्ड, इनटू द बोर्ड और आउट ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के रेफरेंस में। इस तरीके से तीनों क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होने वाली है, दूर की तरफ होने वाली है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक और चीज की बात करते हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये ईएम वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल के या इलेक्ट्रिक चार्ज के एक्सेलरेशन से या फिर ऑसिलेशन से। कि अगर आपके पास कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है या कोई ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो वो ईएम वेव क्या करेगा, रेडिएट करेगा। कैसे रेडिएट करेगा, तो देखो आपने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो भी आपके पास मूविंग चार्ज होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों देता है। कौन सा चार्ज, मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज क्या होगा कि आपके पास मूविंग चार्ज है, चार्ज के आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ मूविंग चार्ज है, तो जब चार्ज मूव कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, तो करंट मिलता है। और ओर्स्टेड ने क्या बताया था कि करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो उसके आसपास मैग्नेटिज्म आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। यानी मूविंग चार्ज की वजह से करंट आएगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। यानी मूविंग चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, उसके साथ साथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो यहाँ पे जो मूविंग चार्ज होगा या फिर एक्सेलरेटेड या ऑसिलेटिंग चार्ज होगा वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे और वो टाइम के साथ वेरी भी कर रहे होंगे। तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ईएम वेव रेडिएट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, चार्ज के एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से या ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से। और ये हमारे पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बताओ क्लियर है यहाँ तक? अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा तो 2 मार्क्स का ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, स्पीड ऑफ ईएम वेव की। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले तो बात करनी है एयर के अंदर स्पीड क्या होने वाली है, एयर में या फ्री स्पेस के अंदर ईएम वेव की स्पीड क्या होगी। तो देखो यहाँ पे एयर के अंदर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c बराबर, या फिर c ना लिख के मैं लिख देता हूँ v नोट। नोट का मतलब एयर। एयर के अंदर हमारे पास फॉर्मूला होने वाला है 1/√ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। देखो म्यू नोट तो होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये किसकी वजह से आता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और एप्सिलॉन नोट होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यानी यहाँ पे म्यू नोट तो आपके पास क्या है, वो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और यानी म्यू नोट की वैल्यू कितनी आने वाली है, ये आने वाली है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ चैप्टर 4 के अंदर आपने पढ़ी होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि भाई ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो मैग्नेटिक की वजह से परमिएबिलिटी आएगी और इलेक्ट्रिक की वजह से परमिटिविटी आएगी फ्री स्पेस की, एयर की। और इस एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट भी होती है कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नोट। बताओ क्लियर है? तो हमें म्यू नोट की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पता है, यहाँ पे दोनों पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी किसकी, ईएम वेव की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी नोट बराबर आपके पास आ जाएगा 1/√ऑफ
4 पाई इंटू 10 की पावर -7 तो म्यू नोट की जगह, और 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 किसकी जगह, -12 किसकी जगह, एप्सिलॉन नोट की जगह। और इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आने वाला है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और यही किसके बराबर है, सी के। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में इसको सी लिखना चाह रहा था। एक्चुअल में यहाँ पे जो ईएम वेव है उसकी स्पीड एयर के अंदर लाइट की स्पीड के बराबर होती है। लाइट की स्पीड के, ये किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर, इन एयर। तो ये लाइट की स्पीड के बराबर कैसे है, तो एक्चुअल में आपने जब लाइट चैप्टर पढ़ा होगा 10th क्लास में, या फिर यहाँ पे आपने चैप्टर 9 पढ़ा होगा रे ऑप्टिक्स, तो उसमें पढ़ा होगा सबसे पहला पॉइंट आता है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि लाइट खुद क्या होती है, ईएम वेव होती है। तो ईएम वेव की जो स्पीड होगी एयर के अंदर वही लाइट की स्पीड है एयर के अंदर, यानी दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें बात करनी है एयर के अंदर, हमें स्पीड पता है, आप सी लिख सकते हो, वी नोट ना लिख के सी लिखो, इसको ज्यादा बेटर रहेगा। हमें बात करनी है स्पीड ऑफ ईएम वेव इन मीडियम, किसके अंदर हमें बात करनी है, मीडियम के अंदर। हम बात करते हैं स्पीड ऑफ ईएम वेव इन मीडियम। तो देखो किसी भी मीडियम के अंदर ईएम वेव की स्पीड कैसे निकालेंगे, तो यहां पे अगर आप देखोगे कि एक्चुअल में म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट क्या था, एयर की परमिटिविटी और परमिएबिलिटी थी, इलेक्ट्रिक की वजह से परमिटिविटी, मैग्नेटिक की वजह से परमिएबिलिटी। अब हमारे पास मीडियम है तो ये परमिटिविटी भी मीडियम की हो जाएगी और परमिएबिलिटी भी क्या हो जाएगी, मीडियम की हो जाएगी। यानी हम सीधा लिख सकते हैं कि आपके पास जो स्पीड आने वाली है किसके अंदर, वी एम, ईएम वेव की स्पीड मीडियम के अंदर वो आने वाली है 1/√, ऑफ परमिएबिलिटी भी मीडियम की आएगी और परमिटिविटी भी मीडियम की आ जाएगी। क्लियर है यहां तक, ठीक है। और आपको एक टर्म पता है, उसका नाम है रिलेटिव परमिएबिलिटी, और आगे हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात करेंगे। तो पहले रिलेटिव परमिएबिलिटी होती क्या है, म्यू आर इक्वल्स टू होता है मीडियम की परमिएबिलिटी अपॉन में एयर की परमिएबिलिटी। क्लियर है, यानी अगर यहां से मीडियम की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, म्यू आर इंटू म्यू नोट। क्लियर है, यही अगर आप निकालोगे, बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते थे चैप्टर 1 में। तो रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन आर। ये क्या होगा, एप्सिलॉन एम, मीडियम की परमिटिविटी अपन फ्री स्पेस, तो यहां से एप्सिलॉन एम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। बताओ क्लियर है यहां तक। ये दोनों वैल्यूज हम कहां पुट कर देते हैं, इसके अंदर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास मीडियम के अंदर स्पीड आ जाएगी 1/√, ऑफ म्यू आर म्यू नोट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट, यानी म्यू एम और एप्सिलॉन एम दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। क्लियर है। अब देखो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ इस तरीके से, म्यू आर एप्सिलॉन आर अलग लिख दिया रूट के अंदर, और ये म्यू नोट एप्सिलॉन नोट अलग लिख दिया। और हमें पता है कि सी की वैल्यू होती है 1/√, ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट 3 इंटू 10 की पावर 8। तो अगर आप देखोगे तो इस पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं 1/√, के अंदर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट को, तो ये सी अपॉन रूट में क्या आ जाएगा, म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये वी एम आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपके पास क्या आ गया, मीडियम के अंदर स्पीड आ गई 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में √, ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर मीटर पर सेकंड। यानी एयर के अंदर जो स्पीड थी उस एयर की स्पीड को √, ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर से डिवाइड करेंगे तो मीडियम की स्पीड आएगी। यानी एयर से तो क्या आनी है, कम ही आनी है, क्योंकि एयर की स्पीड को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो एयर से क्या आनी है, कम आनी है। क्लियर है। तो मीडियम में जैसे ही एम वेव जाती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, लाइट की स्पीड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बताओ क्लियर है यहां तक, ठीक है। और म्यू आर और एप्सिलॉन आर आपको पता है क्या होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी। ये आपको न्यूमेरिकल के अंदर गिवन आएगी कि मान लो आपको गिवन ऐसे आ जाए कि किसी भी मीडियम के अंदर म्यू आर आपको 4 दे रखा है और एप्सिलॉन आर 1 दे रखा है, स्पीड बताओ इस मीडियम के अंदर ईएम वेव की। तो सीधा फॉर्मूला लगाओ भाई, वीएम बराबर 3 इंटू 10 की पावर 8 को डिवाइड कर दो किससे, √4 इंटू 1, तो कितना आएगा, 3 इंटू 10 की पावर 8 को डिवाइड कर देंगे 2, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। आया समझ में। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ ईएम वेव। यहाँ पे हमें 2 फॉर्मूले पता लगे, ठीक है। पूरे चैप्टर में 4 से 5 फॉर्मूले और चैप्टर खत्म हो जाएगा, बाकी सारा पोर्शन थ्योरी पे है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर।
कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो ट्रांसवर्स होती है नेचर के अंदर। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स का मतलब होता है, ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जिसके अंदर जो भी वेव की डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। तो कैसा नेचर शो कर रहे हैं? ये ट्रांसवर्स इन नेचर। क्लियर है? ट्रांसवर्स नेचर में है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर एज दे प्रोपगेट बाय वेरिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स सच दैट टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है ये चीज? सेकंड हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्जेस। यही चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि एक्सेलरेटेड चार्जेस या ऑसिलेटिंग चार्ज क्या करेंगे? ईएम वेव प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है? और दोनों क्या कर रहे होंगे? टाइम के साथ वेरी भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्री स्पेस के अंदर, एयर के अंदर स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और वो किसके इक्वल होती है? स्पीड ऑफ लाइट की। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला होगा C = 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू कितनी आने वाली है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। बताओ, क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक मटेरियल या मीडियम टू ट्रेवल। इसका मतलब है कि ईएम वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी स्पेसिफिक मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कि ट्रेवल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मीडियम नहीं चाहिए, हर मीडियम में ईएम वेव क्या करती है? ट्रेवल करती है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज लेस देन द स्पीड इन फ्री स्पेस। ये कह रहा है कि मीडियम के अंदर ईएम वेव की स्पीड होगी वो फ्री स्पेस से क्या होने वाली है? कम होने वाली है। और कम कैसे होने वाली है? इसका फॉर्मूला भी हमने निकाला था कि मीडियम के अंदर स्पीड आती है वो आती है C/√ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। यानी 3 × 10⁸ को हम डिवाइड करेंगे किससे? एयर की स्पीड को, एयर में स्पीड को हम डिवाइड करेंगे √ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर से। तो स्पीड क्या आनी है? एयर से तो फ्री स्पेस से तो कम ही आनी है। बताओ, क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज फार टू ईच अदर। ये मैंने ग्राफ के अंदर भी आपको बताया था। देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है पॉजिटिव वाई के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जा रहा है पॉजिटिव जेड के अंदर। यानी दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होने वाली है? दूर की तरफ होने वाली है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये आपके पास आउटवर्ड आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होने वाला है? दोनों डायरेक्शन दूर दूर होने वाली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वेव की डायरेक्शन आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव आ जाएगी। यानी अगर आप देखोगे, इनका कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको गिवन है, उसका क्रॉस करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ, तो हमें किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मिल जाएगी। यानी मैंने क्या बोला कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई एक्सिस में जे, मैग्नेटिक जेड में क्रॉस के, तो जे क्रॉस के किसके बराबर होता है? आई के। ये तो पता है ना, आपने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शन तो निकालना सीखा होगा इस तरीके से कि आपके पास मान लो आई है, जे है, के है, और इस तरीके से वापस एक बार और लिख लो आई जे के। अगर आप आई क्रॉस जे करोगे तो बचा हुआ क्या आएगा? आई क्रॉस जे करने पे बचा हुआ के आएगा। जे क्रॉस के करोगे इस तरीके से, तो जे क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा? बचा हुआ आई आ जाएगा। अगर के क्रॉस आई करोगे तो के क्रॉस आई करने पे आपके पास आ जाएगा जे के। ये आप इस तरीके से चल रहे हो। अगर आप उल्टा आगे, उल्टा चल के कैसे? आई क्रॉस के कर लिया आपने, आई क्रॉस के, या फिर चलो इसको नीचे लिख देता हूं कि यहां पे आपने इसी से देखो जे क्रॉस आई कर दिया आपने, जे क्रॉस आई कर दिया तो क्या आएगा? माइनस का के, कि उल्टा ले गए आप जे क्रॉस आई। के क्रॉस जे कर दिया, के पहले ले लिया, जे क्रॉस के क्रॉस जे कर दिया तो माइनस का आई, और आपने आई क्रॉस के कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस का जे। कि आई के बाद जे आता है, आपने जे पहले ले लिया और फिर आई लिया तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा, बट आएगा क्या? बचा हुआ। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन गिवन है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आ जाएगी। या दो डायरेक्शन बचा गिवन है तो तीसरी क्या होगी? बची हुई होगी, बट पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपके पास
EM वेव की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास है लास्ट में, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम फेज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो भी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होने वाले हैं दोनों क्या होने वाले हैं, सेम फेज में होने वाले हैं। सेम टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, यानी दोनों एक साथ चलने वाले हैं, ठीक है। और एंड देयर मैग्नीट्यूड हैव ए कांस्टेंट रेशियो, और उनका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। रेशियो, मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो पहली चीज इसमें पता लगी कि दोनों क्या होने वाले हैं, सेम फेज में। सेम फेज का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो साइनोसॉइडल वेव है यानी साइन वेव की इक्वेशन आएगी उसका एंगल और मैग्नेटिक फील्ड की, दोनों का एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। फंक्शन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। चेंज क्या होना है, सिर्फ एम्पलीट्यूड, पहली बात, ठीक है। दोनों सेम फेज में होंगे। आगे ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का रेशियो भी स्पीड के बराबर होगा या फिर एम्पलीट्यूड का रेशियो भी किसके बराबर होगा, स्पीड के बराबर होगा। ये तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, और ये किसके, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं। रेशियो क्या होगा, सी के बराबर होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव, और प्रॉपर्टीज का भी हो सकता है आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाए, या न्यूमेरिकल्स के अंदर इनके फॉर्मूले हैं, इनका यूज आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन गिवन है तो मैग्नेटिक की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। उस इक्वेशन के अंदर वेव की फॉर्म में आ रही है, ऑसिलेट कर रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, ये सब पता लगाएंगे। डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे वो सब। और अगर आपको इलेक्ट्रिक गिवन है तो मैग्नेटिक की इक्वेशन, और मैग्नेटिक गिवन है तो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन कैसे बनने वाली है, ये सारी हमें बात करनी है। तो देखो मान लो मैंने कहा कि मेरे पास गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन E इक्वल्स टू E नॉट साइन, ऐसे इक्वेशन गिवन आएगी kx प्लस माइनस ओमेगा टी, इस तरीके से इक्वेशन गिवन आएगी। अब अगर आपको मैग्नेटिक की इक्वेशन बनानी है इससे, तो भाई कुछ चेंज नहीं करना है। पहली चीज इसका फेज देखो, ये जो पूरा का पूरा है ये एंगल है, फंक्शन और इसका एंगल, ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम रहेगा। चेंज क्या होना है, एम्पलीट्यूड। तो मैं अगर इससे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर मैं इससे मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बनाऊं, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बनाऊं तो E की जगह आएगा B और E नोट की जगह आएगा B नोट, और बाकी पूरा एज इट इज आएगा। जो वैल्यू ऊपर की बनाएगी सारा का सारा आपको क्या लिखना है, एज इट इज लिख देना है, kx प्लस माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन बन गई किसके, मैग्नेटिक फील्ड की, पहली बात। अब आप कह रहे हो E नोट की जगह B नोट, चलो E और B तो समझ में आता है, E नोट की जगह B नोट, तो E नोट से आप B नोट निकाल सकते हो। अभी देखो E नोट बाई B नोट किसके बराबर, C के। तो यहां से अगर आप B नोट निकालने जाओगे तो क्या करो, E नोट को C से डिवाइड कर दो, तो आपके पास E नोट गिवन आएगा तो B नोट आ जाएगा, B नोट गिवन आएगा तो E नोट निकाल सकते हो। क्लियर है। और फेज पूरा एज इट इज सेम रहने वाला है। आगे हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि इसके अंदर जो यहाँ पे k के मल्टीप्लाई के अंदर x गिवन है, x की जगह हो सकता है y गिवन हो या फिर हो सकता है z गिवन हो, तीनों में से कुछ भी गिवन हो। यहाँ पे जो भी आता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। बताओ क्लियर है। आपको वेव की डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी वेव की डायरेक्शन तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होगी। आपको मान लो ये इक्वेशन गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको गिवन आएगी, या तो यहाँ पे y लिखा हुआ आ जाएगा या z लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर पीछे j कैप या k कैप लिखा हुआ मिल जाएगा कि भाई x फिक्स हो गया तो या तो e y हो सकता है या z हो सकता है। तो यहाँ पे या तो yz लिखा हुआ मिल सकता है या फिर यहाँ पे क्या मिल सकता है, j कैप k कैप। अब यहाँ पे y लिखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप किसमें हो जाएगा, z में। बताओ क्लियर है यहां तक, क्या आपको डायरेक्शन भी पता लग गई। थर्ड चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो भी x के मल्टीप्लाई में है कि इसको बोला जाता है एंगुलर वेव नंबर। क्या बोला जाता है, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। और ये k होता क्या है, k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा। तो यहां से अगर आप लेमडा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई k। और ये लेमडा क्या होगी, वेवलेंथ हो जाएगी। तो अगर आपको वेवलेंथ पूछी जाए तो यहां से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो आपके पास एक टाइम आती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होती है, ओमेगा।
यानी टी के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। तो ओमेगा बराबर आपके पास फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू, तो न्यू का फॉर्मूला होगा ओमेगा अपॉन में 2 पाई। ये क्या आ गई आपके पास, फ्रीक्वेंसी आ गई। बताओ क्लियर है? ठीक है। या फिर फ्रीक्वेंसी यहां से भी आप निकाल सकते हो। यहां से भी आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे कि भाई लेमडा में पता लग गया तो न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लेमडा। तो स्पीड ऑफ लाइट को हम क्या करेंगे, या स्पीड ऑफ ईएम वेव को लेमडा से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्लियर है? तो एजीटी हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। अगर ये गिवन है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकते हैं, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक भी बना सकते हैं। बताओ क्लियर है यहां तक? ठीक है। जरूरी नहीं है साइन में गिवन आए, कोस में गिवन आएगा तब भी हो जाएगा। इसका आगे एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो देखो इसके अंदर हमें एक एनसीईआरटी का एग्जांपल भी गिवन है। इसके अंदर दी मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, यानी आपको ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, इक्वेशन गिवन है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, बी वाई। वाई का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अंदर है। ठीक है। 2 × 10⁻⁷ टी, टी का मतलब यहाँ पे है टेस्ला, इसकी यूनिट दे रखी है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू गिवन है। साइन 0.5 × 10⁻³ एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है। आपको वेव की डायरेक्शन दे रखी है, उसके बाद ये प्लस और ये ओमेगा और ये टी। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से इक्वेट कर लो। जनरल इक्वेशन होती क्या है, जनरल इक्वेशन होती है B = B नोट साइन, साइन दे रखा तो साइन का ले लेंगे, क्या होगा kx प्लस ओमेगा टी। ये जनरल इक्वेशन है। इस जनरल इक्वेशन से इक्वेट करोगे तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या चीजें गिवन है। पहला आपको पता लगेगा कि बी नोट आपको गिवन है 2 × 10⁻⁷ टेस्ला, मैक्सिमम वैल्यू पता है आपको। के की वैल्यू, एक्स के मल्टीप्लाई में के है तो के की वैल्यू पता है 0.5 × 10⁻³ आपको ओमेगा की वैल्यू के एक्स प्लस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन है 1.5 × 10⁻11, ये आपको पता है। क्लियर है? सबसे पहले आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। यानी सबसे पहले तो हमें सॉल्यूशन ए पार्ट की बात करते हैं कि हमें निकालनी है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आपको के पता है, के बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा। तो लेमडा निकालोगे तो क्या करोगे, 2 पाई बाई के। तो यहां से अगर आप देखो 2 के पाई की वैल्यू 3.14 और यहां से के की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5 × 10⁻³ जैसे ही पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 10 लग जाएगा, 10 से 5 से ये 10 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 2 × 2 4, 4 × 3.14 करेंगे तो ये आएगा 12.56 और ये 10 की पावर ऊपर जाके -3 मीटर। ये आपके पास क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी। कि भाई मैंने यहां से पॉइंट हटाया ऊपर 10 लग गया, ये 10 5 से कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2 × 2 4, 4 × 3.14 करेंगे तो 12.56। ये हमारे पास क्या आ गई, वेवलेंथ आ गई। अब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास एक फॉर्मूला था, या तो देखो न्यू बराबर हम क्या करेंगे c/λ कर लेंगे, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है। या फिर ओमेगा से भी हम निकाल सकते हैं। तो c तो कितना है 3 × 10⁸ और लेमडा कितना है 12.56 × 10 की पावर कितना है -3। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻11 डिवाइडेड बाई 12.56, ये हो जाएगा। यहां से अगर आप देखोगे तो मैं इसको लिख सकता हूं 30 × 10⁻10 अपॉन में 12.56। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और 24 और ये आ जाएगा 25.12, यानी आपके पास 4.88, यानी पॉइंट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा अप्रोक्स 2.4 × 10⁻10 हर्ट्ज आपके पास क्या आने वाली है, अप्रोक्स फ्रीक्वेंसी आने वाली है। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। क्लियर है? बी पार्ट के अंदर कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी कहानी है कि भाई ये जो फेज है यहां से यहां तक का पोर्शन, ये तो पूरा का पूरा एज इट इज क्या रहेगा, सेम, बस वैल्यू किसकी चेंज होनी है, बी नोट की जगह ई नोट आना है। कैसे निकालोगे, तो देखो यहां पे हम निकाल सकते हैं कि भाई ई नोट भाई बी नोट सी के बराबर है, तो ई नोट निकालोगे तो क्या करोगे, बी नोट इंटू सी। बी नोट आपके पास कितना दे रखा, ये दे रखा 2 × 10⁻⁻7 को 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो 6 और इंटू 10⁻1 बचेगा, यानी 60। और यहाँ पे आप लिख सकते हो वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम। वोल्ट पर मीटर कैसे पता लगा, तो यहां से अगर आप एक चीज देखो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकालनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, dV/dx के, पोटेंशियल ग्रेडियंट के। तो पोटेंशियल का वोल्ट और ये
मीटर, वोल्ट पर मीटर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम्ब भी आप लिख सकते हो। तो आप यूनिट देख के आप बता सकते हो कौन सी क्वांटिटी की बात हो रही है। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे आपके पास ये आ गया क्या, ई नोट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखेंगे बी पार्ट के अंदर। आपको मैग्नेटिक फील्ड वाई के अंदर है, वेव एक्स के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर होगा, जेड के अंदर। ई नोट, ई नोट कितना है 60 वोल्ट पर मीटर, और बाकी पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा लिख देंगे क्या, फेज। साइन कितना है 0.5 इंटू 10 की पावर कितनी है 3x, प्लस क्या आने वाला है 1.5 इंटू 10 की पावर 11t। ये आपके पास क्या आने वाली इक्वेशन आ जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो सारी वैल्यूज आपको गिवन आएगी। कोई भी इक्वेशन गिवन है जनरल इक्वेशन से इक्वेट करो, के निकाल लो, ओमेगा निकाल लो, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू पता कर लो। दूसरी आपके पास वेवलेंथ भी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, और जो दूसरी इक्वेशन निकालनी है वो भी आ जाएगी। बताओ क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हमारे पास एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल एक और है, ये बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव the electric field oscillates sinusoidally at a frequency of 2 into 10 की पावर 10 हर्ट्ज and amplitude 48 वोल्ट पर मीटर। कि अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्या कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की क्या रहती है, सेम ही रहती है, सेम फेज में होते हैं, सेम रहती है। और एम्पलीट्यूड भी किसका दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दे रखा है 48 वोल्ट पर मीटर। ये भी आप देखोगे यूनिट देख के भी पहचान सकते हो कि वोल्ट पर यूनिट किसकी होती है, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। टेस्ला गिवन आएगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यहां से आप देखोगे कि आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे रखा है। देखो, या फिर ध्यान से पढ़ो, इसमें भी लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनोसॉइडली एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 into 10 की पावर 10 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। तो पहले तो देखो इसके अंदर हम गिवन की बात करते हैं। ई नोट आपको गिवन है कितना 48, या इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड गिवन है 48 वोल्ट पर मीटर। बताओ क्लियर है? आपको फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है कितनी 2 into 10 की पावर 10, 2 into 10 की पावर 10 हर्ट्ज। ये दो चीजें गिवन है ईएम वेव के अंदर। ए पार्ट के अंदर हमें निकालना है क्या, वेवलेंथ। तो सबसे पहले ए के सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या निकालना है, लेमडा। कैसे निकालेंगे, तो भाई हमें पता है कि न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा, तो लेमडा बराबर सी बाई न्यू। क्लियर है? तो सी कितना है 3 into 10 की पावर 8, और न्यू कितना है 2 into 10 की पावर 10, तो ये आ जाएगा 1.5 into 10 की पावर -2 मीटर। ये तो आपके पास क्या आ गई, वेवलेंथ आ गई। क्लियर है? ठीक है, अब हमें बात करनी है किसकी, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमें बी पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, बी नोट निकालना है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का रेशियो किसके बराबर होता है, सी के। तो यहां से अगर आप बी नोट निकालोगे तो ई नोट को किससे डिवाइड कर लेना, सी से। तो ई नोट आपके पास है 48, और ये है 3 into 10 की पावर 8, तो कितना आ जाएगा 16 into 10 की पावर -8 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आ गया। बताओ क्लियर है? ठीक है, ये दोनों हो गए। बहुत आसान है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाता है। ये ऐसे ही इजी न्यूमेरिकल आने वाले हैं बोर्ड के अंदर इस चैप्टर से। ठीक है, थर्ड हमारे पास, थर्ड इंपॉर्टेंट हमारे पास एक छोटा सा डेरिवेशन बोल सकते हो इसको। ये कह रहा है कि प्रूफ करना है सो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल्स द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ बी फील्ड, बी फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो देखो इसको प्रूफ करते हैं कि हमें क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी, सी पार्ट के अंदर बात कर रहे हैं, क्या हमें ये पता होना चाहिए कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैग्नेटिक तो आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। आपने चैप्टर 2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी पढ़ी होगी। ऐसे एनर्जी डेंसिटी को याद रखना, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। एनर्जी को लिखते हैं कैपिटल यू और एनर्जी डेंसिटी को लिखते हैं स्मॉल यू। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। चैप्टर 2 के अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ा था। ठीक है, कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, वी पोटेंशियल है, और वॉल्यूम क्या होने वाला है, वॉल्यूम होगा उसका प्लेट का एरिया इंटू प्लेटों के बीच का सेपरेशन डी। क्लियर है? और कैपेसिटेंस को आप लिख सकते हो, कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और पोटेंशियल होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस।
तो v स्क्वायर है तो e इंटू डी का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या a इंटू डी, और अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो डिवाइड में 1 कर लो। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हाफ a एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा a इंटू डी डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, a से a कैंसिल, तो बचा क्या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी आई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। हाफ एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब हमें किसकी एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की। तो हम करते क्या है, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक बनाने के लिए हम 1/एप्सिलॉन नॉट को तो म्यू नॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी एप्सिलॉन नॉट को क्या करेंगे 1/म्यू नॉट लिख देंगे, और ई को हम क्या किससे रिप्लेस कर देंगे, बी से। इतना सा करना होता है, क्लियर है, इतना सा हमें करना होता है। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और 1/एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यानी कांस्टेंट ऐसा बन जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी आ गई, तो आप किसके निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की भी निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे देखना, यहाँ पे एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की होने वाली है म्यू स्मॉल यू, और ये बी, ये आएगा 1/2, और एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/म्यू नॉट, और ई की जगह बी, तो ये बी स्क्वायर। ये तो हमें एनर्जी डेंसिटी पता लगी है। हमें प्रूफ करना है कि ईएम वेव के लिए दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ईएम वेव के लिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वल होती है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ की बात करते हैं। तो देखो इसके अंदर हम जानते हैं, वी नो दैट ईएम वेव के अंदर होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का रेशियो, एम्पलीट्यूड का रेशियो सी के बराबर होता है, स्पीड के बराबर होता है। तो यहां से E बराबर आप क्या लिख सकते हो, C इंटू बी लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1। और यहां पे आपको पता है C की वैल्यू क्या होगी, स्पीड ऑफ ईएम वेव। C की वैल्यू क्या होने वाली है, C बराबर 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और 2 को किस में पुट कर देंगे, 1 के अंदर। और जैसे पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो हमारे पास दोनों इक्वल आ जाएंगे। देखना, तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो भाई 2 को हमने क्या किया, 1 के अंदर पुट कर दिया, तो E बराबर कितना आ जाएगा, 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू बी, और दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो E स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। इस यहाँ तो रूट हट गया स्क्वायर करने पे, और E स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया, E स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों। तो यहां से अगर आप देखो एप्सिलॉन नॉट को इधर मल्टीप्लाई ले आओ, तो ये आ जाएगा 1/म्यू नॉट बी स्क्वायर। बताओ, और दोनों साइड क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 डिवाइड में म्यू नॉट आएगा, और ये बी स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की बराबर है। ये क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड। बताओ समझ में आया नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक, कुछ नहीं करना, E/B C के बराबर है। C का फॉर्मूला पता है, पुट करो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, 1/2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे ईएम वेव के लिए। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास आएगा, वो आएगा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। देखो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या, इसने ऐसे बताया कि चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन से या ऑसिलेशन से ईएम वेव प्रोड्यूस होती है। वो इसी एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया। ठीक है, देखो Hertz experiment was based on the fact that an oscillating electric charge radiates electric magnetic waves, यानी कोई भी oscillating electric charge क्या करेगा, EM wave रेडिएट करेगा। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये एक्सपेरिमेंट। देखो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर किया क्या, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, 2 पैरेलल प्लेट बनाते हैं। स्क्वायर की इन्होंने जिंक या फिर कॉपर की 2 प्लेट्स ली, पहली प्लेट ली इस तरीके से, और दूसरी प्लेट ली इस तरीके से, और दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्या रखी, पैरेलल रखी। ये वाली थोड़ी सी साइज में बड़ी बना देता हूं, देखो ये दोनों प्लेटें ली और दोनों को एक दूसरे के इस तरीके से पैरेलल रखा गया। ठीक है, ऊपर वाली को नाम देते हैं मेटल प्लेट ए, ये क्या है, मेटल प्लेट ए, और ये है मेटल प्लेट बी। ठीक है, मेटल प्लेट ए के अंदर हमने चार्ज रखा, वो रखा पॉजिटिव चार्ज, यानी इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया, और मेटल प्लेट बी को हमने दिया नेगेटिव चार्ज।
तो आपके पास दो प्लेटें ऐसे पैरेलल रखी हुई है, एक में पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव है, तो ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन रखा गया, वो लगभग रखा गया 60 सेंटीमीटर। कितना? 60 सेंटीमीटर अपार्ट दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल प्लेस की गई। ठीक है, दोनों प्लेटों को हाईली ये थिक कॉपर वायर के थ्रू, दोनों प्लेटों को थिक कॉपर वायर के थ्रू हाईली पॉलिश्ड मेटेलिक स्फीयर से कनेक्ट किया गया। ये थिक कॉपर वायर के थ्रू पहली प्लेट को कनेक्ट किया गया S1 से, और दूसरी प्लेट को कनेक्ट किया गया थिक कॉपर वायर के थ्रू किससे? एक स्फीयर किससे? S2 से। ठीक है, और इन दोनों स्फीयर्स को S1 S2 को क्या किया गया? थिक कॉपर वायर के थ्रू ही इंडक्शन कॉइल से कनेक्ट किया गया टू इंडक्शन कॉइल। इंडक्शन कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? कैपिटल L। क्लियर है? और यहां पे कुछ डिस्टेंस के ऊपर हमने क्या रखा? डिटेक्टर रखा, जो ईएम वेव प्रोड्यूस होगी उनको डिटेक्टर क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। डी नाम देते हैं इसको। ये आपके पास इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होने वाला है। इसके वर्किंग के अंदर सबसे पहले किया क्या कि इंडक्शन कॉइल के थ्रू, कौन सी कॉइल के थ्रू? इस इंडक्शन कॉइल के थ्रू इन दोनों स्फीयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करवाया गया कुछ 1000 ऑफ वोल्ट्स का, कि कुछ 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस S1 S2 के बीच में इंडक्शन कॉइल के थ्रू दिया गया। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ की जो एयर होगी वो एयर क्या हो जाएगी? आयोनाइज्ड हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आ जाएंगे। आयोनाइज्ड हो जाएगी तो यहाँ पे देखो ये बीच में जो एयर है वो आयंस आ गए, तो ये सर्किट पूरा क्लोज हो गया। यानी ये प्लेटें क्या होगी? डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। प्लेटों को डिस्चार्ज होने के लिए क्या मिल जाएगा? पाथ मिल जाएगा कि भाई ये पॉजिटिव नीचे आने ऑसिलेट करने लग जाएगा, नेगेटिव ऊपर जाने लग जाएगा। यानी इन दोनों को प्लेटों को डिस्चार्ज होने के लिए पाथ मिल जाएगा। तो जैसे प्लेटें डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगी, यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट होगा, स्पार्किंग होगी, और जैसे स्पार्किंग होगी तो डिटेक्टर के अंदर करंट डिटेक्ट होगा। ईएम वेव जो भी रेडिएट होगी उनको कौन डिटेक्ट कर लेगा? डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे करंट हवा के अंदर चल के गया डिटेक्टर के पास। भाई बीच में यहाँ पे कोई कंडक्टिंग सोर्स तो है नहीं, वायर तो है नहीं कि मूव उसके थ्रू मूव कर रहा है, हवा में चल के गया तो नाम दिया गया वेव। और किसकी वजह से आया? चार्ज पार्टिकल देखो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है। मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ना प्रोड्यूस करता है, तो दोनों आ रहा है, तो मिलाकर नाम दिया गया ईएम वेव। और वही वेव क्या होगी? यहाँ पे ट्रेवल करते हुए डिटेक्टर के पास जा रही है। क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर एक और चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का क्या हुआ? ऑसिलेशन हुआ, तो इनके ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1/2 पाई रूट LC। और यही फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी चैप्टर नंबर 7 के अंदर, एलसीआर के अंदर, चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट पे एलसीआर में यही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी। एल क्या है? वो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, जो इंडक्शन कॉइल है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। और सी यहां पे क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बताओ समझ में आया? ये फॉर्मूला आगे भी हमें लिखना है इसके वर्किंग के अंदर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे कि हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर बताया कि कैसे ईएम वेव प्रोड्यूस होती है और कैसे डिटेक्ट होती है। Here A and B are two large square metal plates of copper and or zinc placed about 60 centimeter apart. They are connected to two highly polished metallic spheres S1 S2 through thick copper wire. A high potential difference of several thousand volt is applied across the sphere using the induction coil. Due to this high potential difference across S1 S2, the air between the spheres get ionized and provides a path for discharge of plates. ठीक है, due to it a spark is produced between S1 and S2 and electromagnetic waves are radiated. The frequency of oscillation of charges between the plates is given by, frequency कैसे दी जाती है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1/2 पाई रूट LC। क्लियर है यहां तक? ठीक है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज ऑसिलेशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी यहां पे आती है? 5 × 10⁻⁷ hertz. With this arrangement, hertz could obtain the radiation of wavelength about 6 मीटर। ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी इस ऑर्डर की होगी, ठीक है, तो वेवलेंथ कितनी आएगी? निकाल लो, देखो भाई, लैम्डा बराबर c/ν, तो c कितना है? 3 × 10⁸ को 5 × 10⁷ से डिवाइड कर लो, तो यहां से देखो ये आ जाएगा 3/5 × 10, तो कितना आ रहा है? 6 मीटर।
तो 6 मीटर की होने वाली है। और दीज रेज आर डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर, डिटेक्टर इन रेज को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। ये आपके पास हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। क्लियर है यहां तक। इसके बाद आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है एम्पियर मैक्सवेल रूल, या फिर आगे हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखो एम्पियर मैक्सवेल रूल होता क्या है, आपने पढ़ा है एम्पियर सर्किटल लॉ, आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर ने अपने सर्किटल लॉ के अंदर क्या बताया, एम्पियर ने ऐसे बताया था कि मान लो आपके पास किसी भी कंडक्टर में करंट जा रहा है आई, और इस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है सर्कुलर फॉर्म में, एक एम्पीरियन लूप ले ली जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो इसकी छोटी सी लेंथ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, डीएल के अंदर बी आएगा, जिसको हम बोलेंगे बी डॉट डीएल। तो इसकी पूरी लेंथ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। यानी एम्पियर ने बताया कि किसी भी एम्पीरियन लूप की पूरी लेंथ के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा कितना आएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल आएगा। ये किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट की, कितने करंट की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट कितना आई। ये तो आपके पास क्या था, एम्पियर सर्किटल लॉ था। क्लियर है। बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल ने क्या बोला, बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल देयर इज अनदर extra current in the circuit called displacement current। क्या अनदर एक्स्ट्रा करंट होगा सर्किट के अंदर जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, टोटल करंट कितना आई प्लस ये तो कंडक्शन करंट है, एक और एक्स्ट्रा करंट है कौन सा, डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, नई इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन को क्या नाम दिया गया, एम्पियर। दिस रूल इज नोन एज, इस तरीके से लिख देता हूं कि दिस रूल इज नोन एज एम्पियर मैक्सवेल रूल। एम्पियर मैक्सवेल रूल कि भाई इसने क्या किया, एक तो करंट सर्किट के अंदर कंडक्शन करंट था ही, एक और एक्स्ट्रा करंट होगा तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट। और कई बार क्वेश्चन आता है कि ये क्या किरचॉफ जंक्शन लॉ को ओबे कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि किरचॉफ का जंक्शन लॉ होता है, केसीएल होता है, किरचॉफ करंट लॉ होता है, वो क्या करता है, एल्जेब्रिक सम ही तो करता है करंट का। और यहाँ पे भी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का एल्जेब्रिक सम हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये इसको ओबे कर रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे कि यहां पे इस इक्वेशन के अंदर आई तो आपका क्या है, कंडक्शन करंट है, ध्यान रखना, या आई सी लिख लो, और आई डी आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो अब हमें बात करनी है कि ये डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, करंट डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है। ये एम्पियर मैक्सवेल रूल आया। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की। डिस्प्लेसमेंट करंट उस रीजन के अंदर आता है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करता है, कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो फ्लक्स अपने आप वेरी कर जाएगा, क्योंकि फ्लक्स जो होता है फील्ड पे डिपेंड करता है। तो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करता है उस रीजन में एक और एक्स्ट्रा करंट आता है जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो ये क्या होने वाला है, द करंट विच comes to play in the region where electric field or electric flux with time, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, टाइम के साथ वेरी करता है। तो देखो हम क्या बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करेगा तब करंट आएगा। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी 3D में क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो उसके टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। ये तो फ्लक्स है, और ये फ्लक्स टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी, और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी बाई बाई डी टी क्या बनेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही आने वाला है। तो ये तो देखो डी फाई बाई डी टी तो ऐसा कैसा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये क्या बनेगा, डी क्यू बाई डी टी। और ये डी क्यू बाई डी टी चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट होता है, तो डी क्यू बाई डी टी के स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आएगा, और वो कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट। कब आया, फ्लक्स के चेंज होने पे। तो यहाँ से अगर आप डी क्यू बाई डी टी निकालोगे तो वो बराबर एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी, देखो एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दिया तो ये डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू आई, और यही आपका क्या है, आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। कौन सा करंट आया, डिस्प्लेसमेंट करंट। बताओ समझ में आया नहीं आया। अब डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू ये आई तो आपकी एम्पियर मैक्सवेल रूल क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखो अकॉर्डिंग टू एम्पियर मैक्सवेल रूल आपके पास हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट कितना, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। और ये आपके पास क्या होने वाला है, एम्पियर मैक्सवेल रूल होने वाला है। बताओ क्लियर है यहाँ तक। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड एम्पियर मैक्सवेल रूल, ये पता होना चाहिए। अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक आता है जिसके अंदर हम पहले ईएम वेव स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, फिर उनके प्रोडक्शन, ईएम वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है अलग अलग, और उनके यूजेस क्या होने वाले हैं, और आखिरी में 1-2 मिनट लास्ट में हम बात करेंगे माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम क्या होता है कि आपको पता है कि बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के एक ऑर्डर के अंदर अरेंज करने को क्या बोलते हैं, ईएम वेव स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कि या तो सारी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जितने भी ईएम वेव है उनको अरेंज करेंगे तो जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोल देंगे। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा है कि द होल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरेंज्ड इन वन ऑर्डर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ईएम वेव के अंदर कौन कौन सी वेव्स होती है, तो देखो आपके पास आती है रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। ये सब के नाम आपने सुन रखे हैं पहले से। तो इन सारी वेव्स को उनके फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के एक ऑर्डर के अंदर अरेंज करने को हम क्या बोलेंगे, ईएम वेव स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्लियर है। इसके स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो देखो इस तरीके से आपके पास ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इसी फॉर्म में याद होनी चाहिए, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, इसे में याद होनी चाहिए। इनके अगर मैं ऑर्डर की बात करूं यानी 10 की पावर की बात करूं कि ऑर्डर इनका रेंज क्या होने वाला है, ऑर्डर का रेंज क्या होने वाला है, इसकी बात करते हैं तो रेडियो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स रेंज है, तो यहाँ पे आने वाला है 10 की पावर 3, ये होगा 10 की पावर -1, ये 10 की पावर -3, ये 10 की पावर -7, ये 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, 10 की पावर -10 और ये 10 की पावर -14। और ये जो हमने लिखा है ये रेंज किसकी है, ये है वेवलेंथ की, कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी रेडियो की और सबसे कम वेवलेंथ होगी गामा की। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी मिलता है बोर्ड एग्जाम में, प्रीवियस ईयर्स में जाओगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं इनके, और वो क्या है कि आपको 4 से 5 वेव दे देंगे, या तो इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के, ऐसे क्वेश्चन मिलता है। तो यहां से अगर आप देखोगे कि मैं यहाँ पे इसको शो कर देता हूं कि इधर जब हम जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कि आपके पास इधर जब हम जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और उल्टा जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और यहां पे हम लिख भी देते हैं, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये वेवलेंथ क्या हो रही है, इसके अंदर वेवलेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है इधर जब जा रहे हैं, और इधर जब जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये याद रखो। अब नीचे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो देखो हमें फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर में यहाँ पे डायरेक्ट पहले लिख देता हूँ, ये आएगा 10 की पावर 5, ये आएगा 10 की पावर 9, ये आएगा 10 की पावर 11, ये आएगा 10 की पावर 15, ये 10 की पावर 15, ये आएगा 10 की पावर 16, 10 की पावर 18, 10 की पावर 22।
ये उल्टा हो रहा है कि अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही थी, ठीक है, और यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, यही लिखा है हमने, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे कि पहले तो यहां पे शो करते हैं, देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो वेव फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और उल्टा आपकी क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है। यहां पे देखो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस और ये इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी ये हाई एरो का मतलब इंक्रीज हो रही है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी ऑर्डर याद कैसे रखोगे, तो ऊपर वाला याद रख लो आप, नीचे वाला आप निकाल सकते हो, या नीचे वाला याद रख लोगे तो ऊपर वाला निकाल सकते हो। ऊपर वाला याद रख लो, नीचे वाला कैसे याद निकालोगे, तो देखो भाई आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो क्या होता है, सी बाई लेमडा। अब लेमडा का आपको सिर्फ ऑर्डर पता है, 10 की पावर पता है, तो सी की भी 10 की पावर ले लो, 10 की पावर 8। अब वेवलेंथ से देखो 10 की पावर 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 10 की पावर 5, यानी 10 की पावर 8 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 5। 10 की पावर 8 को -1 से, 10 की पावर 8 को 10 की पावर -1 से डिवाइड करोगे तो ऊपर जाके +1, तो 10 की पावर कितना आ गया 9। 8 -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो 8 + 3 11, 8 + 7 15, 8 + 7 15, 8 + 8 16, 8 + 10 18, 8 + 14 22। आया समझ में। याद रखना सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो की, सबसे कम होती है गामा की, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा की, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो की, और बाकी सारे इसी ऑर्डर में चलते हैं। क्लियर है, ये ईएम वेव स्पेक्ट्रम, इसका क्वेश्चन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, अलग अलग वेव कैसे प्रोड्यूस होती है और उनका यूजेस क्या होने वाला है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, तो रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस यूजुअली बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इन एन एंटीना, ठीक है। और इसका यूजेस क्या क्या होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में यूज होता है, सेल फोन्स पे यूज होता है, और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर यूज होता है। ये सब आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वेव आती है, वो आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस होती है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्ज, कि एक्सेलरेटिंग या ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से ही माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है। यूजेस क्या क्या होगा, तो दीज आर यूज्ड इन कुकिंग पर्पज फॉर माइक्रोवेव, कुकिंग पर्पज इन माइक्रोवेव ओवन्स, कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर कुकिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। सेकंड आप देखोगे तो इसका यूज किया जाता है रडार सिस्टम के अंदर एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन पता कैसा आएगा, वो यूजेस लिख के दे देंगे और पूछेंगे कौन सी वेव है बताओ, और ये बहुत बार पूछा गया है। रडार सिस्टम के अंदर एयरक्राफ्ट नेविगेशन में माइक्रोवेव का यूज होता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स, या फिर स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल। आपने देखा हुआ हाईवे पे गाड़ी की स्पीड मेजर हो जाती है, कौन मेजर कर रहा है, उससे माइक्रोवेव्स निकल रही है। या फिर क्रिकेट के अंदर बॉल की स्पीड मेजर कौन कर रही है, माइक्रोवेव्स कर रही है। थर्ड हमारे पास आता है इंफ्रारेड। देखो ह्यूमन बॉडी कौन सी वेव्स रेडिएट करती है, इंफ्रारेड। ह्यूमन बॉडी भी क्या करती है, इंफ्रारेड रेडिएट करती है। इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होगी, तो इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड मेनली ड्यू टू वाइब्रेशन एंड मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन ए बॉडी, कि किसी भी बॉडी के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन या मोशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, इंफ्रारेड। यूजेस क्या क्या होते हैं, फिजियोथेरेपी के अंदर यूज किया जाता है टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन, मसल्स के अंदर स्ट्रेन के लिए फिजियोथेरेपी करवाते हैं, तो उसमें किसका यूज होता है, इंफ्रारेड का। इसका यूज किया जाता है सोलर वाटर हीटर एंड कुकर के अंदर, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर का पता लगाने के लिए भी इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, तो विजिबल लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन चार्ज पार्टिकल्स यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एक्सेलरेट, जंप बिटवीन एनर्जी लेवल्स और वाइब्रेट, क्रिएटिंग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपगेट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास विजिबल लाइट कैसे प्रोड्यूस होगी, कि एटम्स क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, या फिर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर जंप करते हैं, ठीक है। उनकी वजह से इलेक्ट्रिक और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी ईएम वेव रेडिएट होती है। इसके यूजेस क्या क्या है, या फिर देखो विजिबल लाइट, इसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, तो टू सी द कलरफुल वर्ल्ड इन मूवी स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन, लेजर लाइट्स, इन सब में विजिबल लाइट का यूज होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आती है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अंडरगो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और व्हेन very hot bodies and certain type of electric discharges emit high frequency of electromagnetic waves। ये क्या कह रहा है कि अल्ट्रावायलेट प्रोड्यूस होती है जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, यानी एक से हायर से लोअर के अंदर मूव कर रही है, यानी इलेक्ट्रॉनिक उनका ट्रांजिशन होगा, या फिर बहुत ज्यादा हॉट बॉडीज या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करती है तो हाई फ्रिक्वेंसी वो इमिट करेगी और वो क्या होने वाली है, अल्ट्रावायलेट रेज होने वाली है। जो भी रेडिएशन हाई फ्रिक्वेंसी की इमिट करेगी वो यूवी होने वाली है। इसका यूजेस देखो, टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वाटर प्यूरिफायर में भी यूज किया जाता है। ठीक है, बर्गलर अलार्म। बर्गलर अलार्म क्या होता है, आपने देखा होगा मूवीज के अंदर कि कोई वो चोर चोरी करने जाते हैं तो तिजोरी के आगे वो लाइट रेज निकल रही होती है, वो थेफ्ट अलार्म क्या होता है, बर्गलर अलार्म होता है, उसमें यूवी का यूज किया जाता है। ठीक है, एक्सरेज। एक्सरेज क्या होती है, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक ए मेटल टारगेट, कि हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल टारगेट पे स्ट्राइक करते हैं और डी एक्सेलरेट हो जाते हैं एंड अंडरगो सडन डी एक्सेलरेशन व्हेन इनर सेल्स इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स मेक ट्रांजिशन। या फिर या तो डी एक्सेलरेट हो जाती है या फिर उनके इनर सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, मूव करते हैं, तो क्या होती है, एक्सरे प्रोड्यूस होती है। इसका यूज होता है टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, क्योर स्किन डिजीजेस क्योर करने के लिए, डिटेक्ट एक्सप्लोजिव इन द बॉडी ऑफ स्मगलर्स, टू इन डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स ऑफ द ब्रिजेस में क्रैक्स पता लगाने के लिए भी एक्सरे का यूज होता है। और हमारे पास आखिरी आता है गामा रेज। गामा रेज कैसे प्रोड्यूस होती है, तो गामा रेज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूक्लियर ट्रांजिशन, दैट इज व्हेन एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस रिलीज एक्सेस एनर्जी, कि कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है और वो स्टेबल होने के लिए एक्सेस एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो कौन सी रेडिएशन बाहर निकलने वाली है, प्रोड्यूस होने वाली है, गामा। ठीक है, इनका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। अच्छा, एक्सरे का भी यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारे पास यूजेस ऑफ ईएम वेव। मैं अभी भी बता रहा हूँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, या तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करो ईएम वेव को, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या यूजेस होते हैं इनके, इन सब पे एक क्वेश्चन बन सकता है। या फिर इससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा था, उस पे क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और प्रॉपर्टीज भी आपको याद होनी चाहिए। ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम खत्म, उनका प्रोडक्शन कैसे प्रोड्यूस होती है और यूजेस भी खत्म। आखिरी टॉपिक हमारे पास है वो है माइक्रोवेव ओवन। देखो माइक्रोवेव ओवन क्या होता है, इसका यूज किया जाता है किचन के अंदर कुकिंग पर्पज के लिए, या फिर कुछ खाना हमें क्या करना है, हीट अप करना है, कुक करना है। उसमें काम कैसे करता है कि आपके पास जो भी माइक्रोवेव ओवन होता है उसके अंदर एक फिक्स स्पेस होता है जहां पे हमें जो भी खाना, जो भी फूड हमें हीट अप करना है वो फिक्स जगह रखा जाता है बाउल के अंदर। ठीक, आपने देखा होगा एक प्लेट होती है अंदर, उसके ऊपर हम रखते हैं बाउल और वो प्लेट घूम रही होती है, प्लेट रोटेट कर रही होती है, और जो फूड होता है उसके अंदर भी आपके क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो प्लेट घूम रही होती है तो वो जो भी फूड है उसके वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। उनके रोटेशन की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 3 गीगाहर्ट्ज और एक फिक्स जगह से माइक्रोवेव्स निकल रही होती है। तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी, वाटर मॉलिक्यूल्स के रोटेशन की फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव्स की निकलने की फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैच करती है कब, 3 गीगाहर्ट्ज पे, तो जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो माइक्रोवेव में से एनर्जी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और वो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने नेबरिंग को भी ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसा करते करते सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, सारे हीटेड हो जाएंगे, हीटअप हो जाएंगे, तो आपका इंटायर फूड क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। इतना सा गेम है ये सिंपल लैंग्वेज में माइक्रोवेव ओवन। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेरेलिन वेसल्स करके ग्लास आता है उसका यूज करते हैं, मेटल का यूज नहीं करते, क्योंकि मेटल से हो सकता है आपका इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, मेटल मेल्ट हो जाए, या फिर माइक्रोवेव ओवन खराब हो जाए। ठीक है, तो ये माइक्रोवेव ओवन है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आ जाए तो इसको एक बार आप रीड कर लेना। और इसकी ये जो पीडीएफ है नोट्स की, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, वहां पे ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सारे चैप्टर वाइज नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है, सारे प्रीवियस ईयर्स के नोट्स वहाँ पे अपलोडेड है, तो आपको जो भी चाहिए वहाँ से आप ले सकते हो। तो ये आपके पास ईएम वेव, इसकी हम
2 मिनट के अंदर समरी देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, कौन कौन से फॉर्मूले पे हमारे पास न्यूमेरिकल आ सकता है। तो देखो सबसे पहला तो हमारे पास स्पीड की बात करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला था सबसे पहले इन एयर के अंदर ईएम वेव की स्पीड थी c बराबर 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू क्या आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये पहला फॉर्मूला था। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, इन मीडियम के अंदर ईएम वेव की स्पीड का फॉर्मूला था Vm बराबर c/√ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, यानी 3 × 10⁸ अपॉन में √ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर मीटर पर सेकंड। म्यू आर और एप्सिलॉन आर हमें पता है रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी होती है। थर्ड हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का रेशियो भी c के बराबर होता है, या मैग्नीट्यूड का रेशियो भी किसके बराबर होता है, c के बराबर होता है। ठीक है। फोर्थ हमने बात करी थी इक्वेशन की, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन की। तो हमारे पास इक्वेशन थी E = E0 साइन या कोस भी हो सकता है kx ± ω t। ठीक है। तो अगर आप मैग्नेटिक बनाओगे, अच्छा ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बनाओगे तो B = क्या आने वाला है, B0 साइन kx ± ω t। एज इट इज, ये पूरा का पूरा एज इट इज आने वाला है। E0 की जगह B0 आएगा और वो B0 कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। E0 गिवन है, C पता है तो B0 आ जाएगा। ठीक है। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन आएगा, मान लो Y में तो मैग्नेटिक Z में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक Z में गिवन आएगा तो मैग्नेटिक Y में हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो K होता है, K की वैल्यू आती है 2π/λ। ठीक है। या फिर ओमेगा की वैल्यू होती है 2πν। लेमडा वेवलेंथ, न्यू फ्रीक्वेंसी, और अगर आप यहां से निकालोगे न्यू तो c/λ भी लिख सकते हो। बताओ क्लियर। फिफ्थ हमारे पास फॉर्मूला आता है किसका, डिस्प्लेसमेंट करंट का, डिस्प्लेसमेंट करंट का। और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ID बराबर ε0 dφ/dt, ये होता है। और एक हमारे पास आई थी एम्पियर मैक्सवेल रूल, क्या आया था, एम्पियर मैक्सवेल रूल। एम्पियर मैक्सवेल रूल क्या था, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl किसके इक्वल होगा, μ0 टाइम्स ऑफ I + ID। ID का मतलब ε0 dφ/dt, ये एम्पियर मैक्सवेल रूल। बाकी आपके पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर था, मतलब ईएम वेव स्पेक्ट्रम था और उनके यूजेस। ये आपके पास न्यूमेरिकल आने वाला है, इसी पोर्शन पे आ सकता है। इन पे एमसीक्यू में भी कई बार पूछ लेते हैं, या फिर ये और ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये एम्पियर मैक्सवेल रूल। तो ये आपके पास कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वन शॉट। इसके अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे, जितना थ्योरी पोर्शन था सारे हमने डिस्कस किए डिटेल के अंदर। ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। ओके, थैंक यू।